आज 21 दिसंबर हो गया। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस का फॉर्म आ चुका है और उसकी अंतिम तिथि 26 दिसंबर ही है। कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि यूट्यूब पर तो बहुत सी कक्षाएं चल रही हैं जो कि मॉडल पेपर सॉल्व करा रही हैं, लेकिन ज़रूरत उनको बेसिक से है। अगर आप भी उनमें से एक हैं, अगर आपका डाउट्स क्लियर नहीं है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हिंदी की कक्षाओं में। और भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस सभी कक्षाएं मेरे यहाँ संचालित होंगी। आपको अगर अच्छा लगे यह क्लास तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम सितांशु शेखर द्विवेदी। आज मैं आपके साथ एक नई कक्षा के साथ, जो कि एकदम आधारभूत तरीके से चीज़ों को, तथ्यों को, फैक्ट को एकदम सॉल्व कराएगा। और इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि यहाँ से निकलने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न नहीं बचेगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। इसी छोटी सी बात के साथ मैं आपके साथ अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले कुछ ध्यान लगाना चाहूँगा। ध्यान लगाने से मन आत्मकेंद्रित होता है। अब आत्म केंद्रित आपको पढ़ाई से संबंधित होना है, तो पढ़ाई के लिए आत्म केंद्रित होने के लिए हम ओम ध्वनि के साथ ध्यान लगाएंगे। ओम ध्वनि के साथ कोई भी काम शुरू करने से वह काम आपका अच्छा होता है, ऐसी हमारी मान्यता है, हमारे पूर्वजों की मान्यता है। तो इससे हमारा यह दो काम बनता है, मन आत्म केंद्रित होता है और आपका काम भी शुभ होता है। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। चूंकि आज हमारा टॉपिक सामान्य हिंदी का है, सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, इसको सामान्य हिंदी भी बोलते हैं। सामान्य हिंदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हर जगह लागू हो जाता है। तो सबसे पहला और सबसे छोटा टॉपिक हमारा, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है भाषा। भाषा क्या है? तो कोई चीज लिखने से पहले या लिखाने से पहले हम चाहेंगे कि उस चीज को पहले समझ लिया जाए, क्योंकि समझ कर लिखने से हमारे अंतः मन में चीजें अच्छे से बैठ जाती हैं और वो हमको अच्छे से याद हो जाती हैं। इसलिए मैं बात करूंगा कि भाषा क्या है। सबसे भाषा नाम सुनते ही मन में एक प्रश्न आता है कि भाषा क्या है। आप कोई भी चीज सुनिए, उसके बारे में तुरंत सोचिए ये क्या है। जैसे ये ये क्या है? तो ये लिखने का एक साधन है। तुरंत स्पष्ट हो गया कि ये चौक है, ये लिखने का एक साधन है। तो अब आपके मन में जब भी कुछ भी चौक से संबंधित आएगा तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि अच्छा ये लिखने का साधन है। तो वैसे ही भाषा आप जैसे ही सुनिए तो आपके मन में तुरंत प्रश्न आना चाहिए कि भाषा है क्या। प्रश्न करने से आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। हम जैसा पढ़ा रहे हैं आप वैसा ही सुन लेंगे तो आपको पढ़ने से, जैसे पढ़ रहे थे आप वही पढ़िए, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर अपने मन के डाउट्स क्लियर करने हैं तो ही आप मेरे साथ जुड़िए। और इस बात का पूरी जिम्मेदारी मेरा है, पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपका डाउट्स क्लियर करके ही छोड़ूंगा। जो टॉपिक उठाऊंगा उसको एकदम क्लियर करके ही दूसरी टॉपिक उठाऊंगा। तो जैसे कि भाषा, हम भाषा पर बात कर रहे थे। भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम आप अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरों के विचार को हम समझ सकते हैं।
अब लिखाने को हम इसको बहुत बड़ा लिखवा दें, लेकिन लिखा तो किताब में भी है, आप किताब से पढ़ लीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं। तो भाषा, अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी कि हमें आपको समझाना है, जैसे विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। जो हम कह रहे हैं, हम अपने विचार ही तो आप तक व्यक्त कर रहे हैं कि हमको आपको समझाना है, तो हम कैसे समझाएंगे, वही काम भाषा है। और विचारों को आदान प्रदान करने के कई माध्यम हो सकते हैं, तो हम इसके माध्यम को पढ़ेंगे कि हम अपने भाषा को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं। माध्यम कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। कुछ बच्चे हो सकता है मेरे साथ एकेडमिक वाले भी जुड़े, तो अभी से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सांकेतिक भाषा जो है एकेडमिक पढ़ाई से हटा दिया गया है, क्योंकि बोर्ड का कहना है कि सांकेतिक भाषा पूर्ण रूप से सही नहीं होती, उसके एक ही संकेत के कई अर्थ निकल जाते हैं, इसलिए उसको हटा दिया गया है। लेकिन भाषा का माध्यम तो सांकेतिक भाषा है, तो हम यहाँ कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम इसको तीनों को लेके चलेंगे ताकि मन में कोई प्रश्न न रह जाए। मौखिक भाषा, लिखित भाषा एवं सांकेतिक भाषा, ये भाषा के माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान करने के एक माध्यम है। ठीक, अब हम इनको समझ लेते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा यानी कि मौखिक मतलब जो मुंह से बोला जाए, जो मुंह से बोला जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका परिभाषा कैसे बनेगा? जिन विचारों को हम बोलकर प्रकट करते हैं, उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मौखिक भाषा, हम जब अपने विचारों को बोलकर प्रकट करेंगे तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। आप लोग, हम बोलते रहा करें, आप लोग लिखते रहा करिए, जिससे कि समय आपका बचेगा। नहीं, आप उसको फिर से रिवाइज करेंगे, फिर देखेंगे। और जो धीमे लिख पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, हम हट जाया करेंगे। मौखिक भाषा, जिन विचारों को हम बोलकर प्रकट करते हैं उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि
जैसे हमको पढ़ाना है, हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं तो बोलकर ही तो पढ़ा रहे हैं। अगर इसको अभी छोड़ दिया जाए, इसके आगे हम खड़े हैं, तो जो आप मेरा बात सुन के समझ रहे हैं उसे मौखिक भाषा कहेंगे। जो लिखित रूप में न रहे उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ओके, मौखिक भाषा, जिन विचारों को हम बोलकर प्रकट करते हैं उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जिन विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अभी थोड़ा सा रुकिए, हम एक बात समझा दें। जो मेरे साथ एकेडमिक बच्चे जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता देते हैं कि प्रश्न के उत्तर को लिखने का एक तरीका होता है जो कि देखने में सुंदर लगे। एग्जामिनर को आप कैसे खुश करेंगे? तो एग्जामिनर को खुश करने का सबसे आसान तरीका है कि आप लिखने के तरीकों को अपने सुंदर रखिए, ताकि एग्जामिनर खुद ब खुद आपको नंबर दे जाए। एग्जामिनर देखेगा आप पता नहीं क्या क्या लिख दिए हो, तब वो थोड़ी ना खुश होगा। तो लिखने का देखिए, हेडिंग यहाँ पर डालिए, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं करना है न करिए, कोई उसका इश्यू नहीं है। हेडिंग लिखिए, फिर सामने वाली लाइन पूरा एकदम ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर उसके जस्ट नीचे वाली लाइन जहां तक हेडिंग है वहां तक उसको भी ब्लैंक रखिए। फिर उसके बाद जहां एरो है इसके बाद से आप लिखना शुरू करिए। फिर थर्ड लाइन जो है जस्ट इसके हेडिंग के नीचे से आइए, लिखने बहुत ही सुंदर लगेगा और आपका हेडिंग भी अलग ही दिखेगा। अच्छा लिखेंगे तभी हम दूसरे को खुश कर पाएंगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आपके घर में आपके मेहमान आते होंगे, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं तो आप नहीं दिखाना चाहोगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप दिखाओगे, ये देखिए कैसा है, अनजान बन कर ही दिखाओगे, लेकिन दिखाओगे जरूर। और दूसरी चीज, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमने क्या लिखा, लिखित, ये 100% गलत है। तो कुछ बच्चे हमसे कभी कभी कहते हैं कि हम लिखने को लिख लेते हैं लेकिन हमको यह नहीं पता चल पाता कि कौन सी मात्रा कहाँ कैसे लगेगी। उन बच्चों को हम बता देते हैं कि ये प्रैक्टिस से होगा। जैसे एक बार गलत हो गया, शुरू में तो सब तेज हो नहीं जाएगा। तो देखिए, जैसे ये गलत हो गया तो तुरंत ही इसे इरेज करिए। इरेज करने में आप आलस मत करिए, इरेज करेंगे तो आपको पता चलेगा। जब आप बार बार कोई काम को करते हो तो वो आपकी आदत में आ जाता है। आप उसको इरेज करके आप सही से लिखोगे, एक बार ऐसे लिखोगे, 2 बार लिखोगे। मान लो एक बार इसको सही किए, सही होना रह गया, फिर किताब से मिला या जहां से देख रहे हो वहां से मिला है, गलत है, फिर से इसको इरेज करो क्योंकि गलत है। आप सोचोगे अगले बार कर लेंगे, तो आप गलत लिखने की आदत डालोगे तो आप गलत लिखने के आदी हो जाओगे। अगर आप सही लिखने के आदी बनना चाहते हो तो आप सही लिखो। एक बार नहीं, 1000 बार इरेज करना पड़े, लेकिन आप सही लिखने का प्रयास करो। मैं तो ऐसे ही सीखा हूं, बाकी आपकी मर्जी। फिर आप ये किसी से ना कहिएगा कि आपको आता है लिखने लेकिन आप को मात्रा का ध्यान नहीं रहता, तो आपने प्रैक्टिस ही तो नहीं किया है। आप प्रैक्टिस करते तो आपका सही हो जाता। तीसरा हमारा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक, आप हमारे साथ लिखते समय अपने मात्राओं का ध्यान देंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। सांकेतिक भाषा, तो इसमें आप लिख लीजिए, जब विचारों को हम संकेत के द्वारा, कैसे,
संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जब विचारों को हम संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जैसे कि आप कहोगे कि सर इसका यूज कहाँ है, तो आपके दैनिक जीवन में ही इसका यूज है। जैसे आपको किसी को पीटना है, बिना बोले बिना लिखे बताना है कि हम आपको पीटना चाहते हैं, तो उसे ऐसे कर दो, वो समझ जाएगा कि वो सामने वाला आपको पीटना चाह रहा है, मतलब आप उसको पीटना चाह रहे हो। ऐसे ही दैनिक जीवन प्लस सरकार भी इसका यूज करती है। ट्रेन जब चलती है तो उसको हरी झंडी दिखाई जाती है, जब उसको रोकना होता है तो लाल झंडी दिखाई जाती है। और जब आप ट्रैफिक में होते हो तो ट्रैफिक लाइट का यूज देखते हो कि रेड लाइट मतलब आपको रुकना है, येलो लाइट यानी कि आपको अब तैयार होना है चलने के लिए, चल नहीं देना है, चलने के लिए तैयार होना है। और जैसे ही हरी लाइट जलती है और आप चल देते हो। तो ये इन प्रयोगों को समझकर हम अपने दैनिक जीवन को और भी बेहतर रोड पर बना सकते हैं, सड़क पर। अगर हम इनका उपयोग नहीं करेंगे, आपको नहीं पता है, तो पीछे वाला आपको धक्का भी मार सकता है, इससे आपका दुर्घटना हो सकता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। भाषा को मैं पढ़ा रहा हूं। भाषा के अंतर्गत आपका आता है वर्ण, माध्यम तो हो गया। अब भाषा को हम पढ़ेंगे तो जान तो जाएंगे, लेकिन किनके माध्यम से हम उसको शो ऑफ करेंगे, कैसे प्रकट करेंगे, वो हमको जानना है। तो भाषा को हम वर्णों की सहायता से प्रकट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, उनको हम भाषा कहते हैं। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यानी कि सबसे छोटी इकाई मतलब उससे छोटा और नहीं हो सकता। सबसे छोटी इकाई का मतलब उससे छोटा और नहीं किया जा सकता, उसे और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता, उसी को सबसे छोटा कहते हैं। तो वर्ण क्या क्या है आपके? क, ख, आप आ पढ़े होंगे, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। यानी कि इनसे छोटा इनको नहीं तोड़ा जा सकता। ये हलंत का चिन्ह है। वर्ण के बाद आपका वर्ण को एकदम क्लियर करके तब दूसरे चीज शब्द पर आएंगे। तो वर्ण को हम दो भागों में बांटे हैं। वर्ण हमारे कितने भागों में बांटे गए हैं? दो भागों में। चित्रों के माध्यम से लिख दे रहे हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से याद रहे। वर्ण पहला स्वर और दूसरा
व्यंजन। अगर आप ऐसे व्यंजन नहीं लिख पा रहे हैं तो आप दूसरे तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पर अनुस्वार लगा लीजिए, व्यंजन। ये आधा व य, आधा य, ज न है, इसी को हटाकर यहाँ अनुस्वार लगा दिए हैं। ये पंचमाक्षर को हटा करके अनुस्वार लगाया जा सकता है। तो आप ये वाला लिख लो, ये य है, च वर्ग का पंचमाक्षर। तो स्वर वर्ण हमारे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। स्वर जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे स्वर लिखने के लिए आप इतना ही लिख लीजिए और बड़ा समझा देंगे इसको। जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है हम उसे स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप मतलब जिसे बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता ना पड़ती हो, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं? अ, आ, इ, उ, ऊ। 7वें नंबर पर याद रखिएगा हमेशा री आएगा। ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। तो स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। इन्हें बोलने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत इसके ये प्रकार हैं, अ, आ, ई यानी कि नाम है। अब स्वर के बाद हमने क्या, स्वर के बाद क्या आएगा? व्यंजन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे जब मैं बोलता रहूं तो आप उसको लिखते रहा करेंगे तो आपका समय बचेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अब आप। स्वर के बाद हमारा क्या है? व्यंजन। जो ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं वो अनुस्वार या के ऊपर अनुस्वार दे लीजिएगा, व्यंजन। इसका परिभाषा कैसे होगा? देखिए, मैं जब भी गलती होता तुरंत इरेज करता हूं, जिससे कि हम सही सही लिख पाते हैं। जो स्वरों, व्यंजन के अंतर्गत लिखिए, जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते
व्यंजन कहते। स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार आपको अगले क्लास में मिलेगा। आज भी आप इतना ही पढ़ेंगे। जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोल रहे हो क, तो अंत में आपके मुंह से क्या आ रहा? अ, ख, ग, घ, घ, अंग। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है? लास्ट में ये उच्चारण मिल रहा है, का, खा, गा, घा, अंगा। इसमें आपको क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। ठीक, तो ये बिना स्वर के बोले ही नहीं जा सकते, इसीलिए इनको व्यंजन कहा गया है। इनकी परिभाषा भी कैसी बनी है? जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये मान लीजिए आप, ये व्यंजन है। ठीक, क, मूल क और अ, ये मूल व्यंजन है, ये वर्ण है। ठीक, अक्षर और वर्ण, इस बात को आपको आगे की क्लास में बताएंगे। अभी ये देखिए क, इसको बोलते समय आपको क्या क्या मिल रहा है? मूल, व्यंजन और स्वर। कोई भी, जैसे इस पे ये लगा दीजिए तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे तो मात्रा है। जहां पर आपको मात्रा नहीं दिख रहा है वहां भी आपको मात्रा बोलने में मिलेगा। तो यहाँ पर मूल, व्यंजन प्लस स्वर। ठीक, ये आपके कहां से कहां तक हैं? क से लेके ज्ञ तक। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह, छत्र, ज्ञ। ठीक, आप इसको समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आज के बाद इन तथ्यों से आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए अगली कक्षा में आगे के तथ्यों के साथ